बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो। अच्छा, हमारा सब्जेक्ट नर्सिंग थेरीज है। नर्सिंग थेरीज में हम जो है स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले अगर हम थेरी की डेफिनेशन देखें तो थेरी क्या है कि थेरी कोई भी एक जनरल टर्म है। ठीक है, एज अ जनरल टर्म अगर हम इसे बात करें तो थेरी क्या होती है? इट इज अ व्यू और एन आइडिया। ये कोई भी व्यू हो सकता है, कोई भी आइडिया हो सकता है, जो किस चीज को एक्सप्लेन करेगा, आपके एक्सपीरियंस को, कि आपने क्या क्या चीजें फेस की हुई है, ऑब्जर्वेशंस को। ठीक है, इंटरप्रेट करता है, रिलेशनशिप्स को डिस्क्राइब करता है और आउटकम के बारे में बताता है। कि थेरी होती है। ठीक है, और नर्सिंग थ्योरी की तरफ बात करें तो नर्सिंग थ्योरी क्या है? ये क्रिएटिव होती है, रिगरस स्ट्रक्चरिंग होती है। रिगरस स्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब है? कि एक प्रॉपर सॉलिड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर होगा जिसपे आप प्रॉपरली चीजों को परफॉर्म करोगे। ठीक है, रिगरस स्ट्रक्चरिंग ऑफ आइडियाज, आइडियाज की रिगरस स्ट्रक्चरिंग होती है। और ये क्या प्रोजेक्ट करती है? टेंटेटिव। टेंटेटिव होता है कोई भी मफरूजा। ठीक है, टेंटेटिव, पर्पसफुल एंड अ सिस्टमैटिक वे ऑफ फिनोमेना। किसी भी फिनोमेना का टेंटेटिव, पर्पसफुल और सिस्टमैटिक वे जो है ना वो डिस्क्राइब करती है। अच्छा, यहाँ पे जो चेन एंड क्रैमर के अकॉर्डिंग की डेफिनेशन है ना, आपने इन ऑथर्स के नेम याद रखते हैं कि चेन एंड क्रैमर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ये है। ठीक है, अच्छा, जो अब ये वाले सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, पर्पस, कॉन्सेप्ट, प्रोपोजिशन, अजम्पशन, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आपने ये सारी डेफिनेशंस ना याद करनी है। नर्सिंग थ्योरी ना एक बहुत ही ड्राई सा सब्जेक्ट है और रट्टे वाला सब्जेक्ट है। मतलब आपने इस पे सारे रट्टे लगा के एंड डेफिनेशंस एज इट इज ही याद करनी है। ठीक है, अच्छा, लास्ट हमने एपिस्टेमोलॉजी तक पढ़ लिया था और आगे हमने मेरे ख्याल से पैराडाइम्स और फिलोसफी ये भी कर लिया था। करेक्टरिस्टिक्स आज हमने करनी है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थेरीज। करेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है? करेक्टरिस्टिक्स में आपके पास सबसे पहले ये आती है, नर्सिंग थेरी आपके पास लॉजिकल होनी चाहिए। मतलब इसकी कोई ना कोई लॉजिक होती है। ठीक है, कि मतलब इम्प्लीमेंट हो जाए। दूसरी बात ये है कि ये ना जनरलाइजेबल होती है। जनरलाइजेबल का मतलब ये है कि ये हर एरिया में अप्लाई होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में अप्लाई होगी। मतलब हर एरिया में ये अप्लाई हो सकती है, हर जगह पे अप्लाई हो सकती है, हर कंट्री में, हर रीजन में अप्लाई हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास आता है बेसिस फॉर हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। अच्छा, थेरीज पे ना, जब भी थेरी आपने बनाते हो तो आपके पास कोई ना कोई हाइपोथेसिस होती है। उस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हो, जब आप उसे टेस्ट करते हो तो आपके पास थेरीज बन जाती हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस की बेसिस होती हैं। Increasing the general body of knowledge within the discipline through the research implemented to validate them। अच्छा, अब ये क्या करती है? जनरल बॉडी ऑफ द नॉलेज को इंक्रीज करती है। मतलब इससे आपका नॉलेज इंक्रीज होगा उस डिसिप्लिन में। सपोज कोई भी डिसिप्लिन है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, नर्सिंग है, कोई भी डिसिप्लिन है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें आपके बॉडी ऑफ नॉलेज को, मतलब नॉलेज को इंक्रीज करती है थ्रू रिसर्च। रिसर्च के थ्रू, मतलब देखो कोई भी डिसिप्लिन है वो ग्रो कब करता है, वो प्रोग्रेस कब करता है? जब उसमें रिसर्च आती है, उसमें इनोवेशंस आती है, उसमें न्यू आइडियाज आते हैं, उसमें न्यू पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं। तो जब न्यू पॉइंट ऑफ व्यूज आएंगे तो वो वैलिडेट भी होंगे और फिर आपका जनरल बॉडी ऑफ नॉलेज जो है उसमें वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यूज बाय द प्रैक्टिशनर्स। प्रैक्टिशनर्स इसे यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? गाइड करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए अपनी प्रैक्टिस को। नेक्स्ट आ जाए, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इंपॉर्टेंस ये है कि स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन टू द नर्सिंग नॉलेज। जो नर्सिंग नॉलेज है ना उसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। सेकंड पे पॉइंट आ जाता है, प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर इंक्वायरीज इन अ सिस्टमैटिक वे। जो भी इंक्वायरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपके प्रैक्टिस के दौरान कोई क्वेश्चंस हैं या कोई इंक्वायरी आई है आपकी, ठीक है, तो आप उसे क्या कर सकते हो? उसकी सिस्टमैटिक वे में वो नर्सिंग थ्योरी में उसकी फाउंडेशन बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, प्रमोट्स राशनल एंड सिस्टमैटिक नर्सिंग प्रैक्टिस। राशनल का मतलब है कि कोई ना कोई फंडामेंटल रीजन, फंडामेंटल लॉजिक जो है ना वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, प्रमोट्स राशनल मतलब सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करती है आपको। एंड सिस्टमैटिक नर्सिंग प्रैक्टिस, डिफाइन एंड क्लैरिफाई नर्सिंग। नर्सिंग को डिफाइन करती है और नर्सिंग को क्लैरिफाई करती है। इसकी इंपॉर्टेंस आपने एज इट इज इस तरह याद करनी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग, ये क्वेश्चन आ जाता होता है और इंपॉर्टेंस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने एज इट इज इसके सारे पॉइंट याद कर लेने हैं। क्या करती है? डिफाइन करती है, क्लैरिफाई करती है, किसको? नर्सिंग को। अच्छा, मोर कोऑर्डिनेटेड एंड लेस फ्रेगमेंटेड केयर। मोर कोऑर्डिनेटेड का मतलब है कि अब देखो, मतलब इकट्ठी सारी केयर प्रोवाइड की जाएगी। मतलब नर्सेज हैं, नर्सिंग एक थेरी को फॉलो कर रही है, जब एक थेरी को फॉलो कर रही है ना तो वो एक कोऑर्डिनेटेड केयर होगी।
और लेस फ्रेगमेंटेड का मतलब है, फ्रेगमेंट्स किसे कहते हैं कि मतलब सपोज एक ए लाइन है, एक ए लाइन है, एक ए लाइन है, मतलब सारी एक दूसरे से जुदा जुदा है, ठीक है, सेपरेट है। तो क्या वो वाली केयर सही रहेगी जिसमें सारी आपकी प्रैक्टिसेस अलग अलग हैं, या वो वाली केयर ठीक रहेगी जिसमें सारी एक ही कोऑर्डिनेटेड टीम काम कर रही है? तो ऑब्वियसली जो कोऑर्डिनेटेड टीम है वो वाला काम सही रहेगा, ठीक है। तो जो आपके पास नर्सिंग थेरी है ना, कोऑर्डिनेटेड केयर प्रोवाइड करती है, फ्रेगमेंटेड केयर प्रोवाइड नहीं करती, मतलब लेस फ्रेगमेंटेड केयर को प्रोवाइड करती है। ये इनेबल करती है नर्सेस को, ताकि उन्हें पता हो कि वाई दे आर डूइंग इट, व्हाट दे आर डूइंग, कि वो क्या काम कर रहे हैं और क्या काम नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आज जो आपके पास क्या आता है, इट हेल्प्स अस टू डिसाइड व्हाट वी नो, व्हाट वी नीड टू नो। हमें ये हेल्प करने में ये डिसाइड करने में हेल्प करती है कि व्हाट वी नो, कि हम ऑलरेडी क्या जानते हैं, और हमें क्या जानना चाहिए, व्हाट वी नीड टू नो, ठीक है। अच्छा, क्राइटेरिया टू बी अ प्रोफेशन, ये आपको क्राइटेरिया प्रोवाइड करती है एक प्रोफेशन के लिए। डिस्टिंक्ट बॉडी ऑफ नॉलेज है। डिस्टिंक्ट बॉडी ऑफ नॉलेज का ही मतलब है कि इसमें एक आप सेपरेट डिसिप्लिन आएंगे, ठीक है, एज अ बेसिस ऑफ प्रैक्टिस, और इसमें आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और इफेक्टिव केयर या इफेक्टिव हाई क्वालिटी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेगी, ठीक है। हाई क्वालिटी किस तरह से, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड केयर है ना, कोऑर्डिनेटेड केयर हाई क्वालिटी होगी हमेशा, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड केयर की वजह से वो हाई क्वालिटी इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोवाइड कंटिन्यूटी एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ केयर, और कोऑर्डिनेटेड केयर थी तो वो कॉन्टिन्यूस प्रोवाइड करोगे आप। और कॉन्ग्रुएंस ऑफ केयर का ये मतलब है, कॉन्ग्रुएंस का ये मतलब होता है कि आपने ऐसी केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को जिसमें पेशेंट के सारे हालातों वाकयात को देखोगे। आप पेशेंट की नीड्स को देखोगे, पेशेंट की प्रेफरेंसेस को देखोगे, उसकी फूड प्रेफरेंसेस देखोगे, उसकी बेसिक नीड्स को देखोगे, आप उसके अटेंडेंट्स की नीड्स को देखोगे कि वो कैसे चाहते हैं, आप उसके कल्चरल बैकग्राउंड को देखोगे, वो उसे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ केयर कहते हैं। मतलब आपने उसे हर तरह से केयर प्रोवाइड करनी है, दिस इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ केयर, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, करेक्टरिस्टिक्स वाला और ये इंपॉर्टेंस वाला, ये आपने दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट आज हमारे पास क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट पे, डिफाइन कॉन्सेप्ट एंड द टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट। अच्छा, कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें ना, तो कॉन्सेप्ट एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन होती है। एब्स्ट्रैक्ट, आपको एब्स्ट्रैक्ट का पता होगा, एक होता है आपके पास नाउन होता है ना, नाउन में कोई भी सॉलिड चीज आ जाती है, कोई भी आप पेन पेंसिल नेम, कोई भी बंदा ले लो, कोई जगह का नाम ले लो, ठीक है। एक नाउन्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, वो ऐसे नाउन्स होते हैं जो आप देख नहीं सकते लेकिन आप उन्हें सिर्फ फील कर सकते हो, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आपके पास मतलब फीलिंग्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। तो आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है। नोशन का मतलब होता है कोई भी डिनोट आपने जिस चीज से करना है, ठीक है, नोटेशन जिससे आप कह सकते हो मैथमेटिक्स की जुबान में, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नोशन होती है, अ व्हीकल ऑफ थॉट दैट इन्वॉल्व इमेजेस, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज और इवेंट्स। ये किस किस चीजों को डिस्क्राइब करती है, मतलब इमेजेस को, ऑब्जेक्ट्स को, प्रॉपर्टीज को और इवेंट्स को। ये जॉर्ज के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन थी। इवेंट्स, कोई भी इवेंट है आप उसे क्या कहोगे, वो एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये एक आइडिया और मेंटल इमेजेस होती हैं जो किसी भी फिनोमिना को डिस्क्राइब करती हैं। सपोज मैं आपसे कहूँ कि आपने मेंटल इमेजेस को समझना है, तो मेंटल इमेजेस का क्या मतलब है। सपोज मैं आपसे कहूँ मार्कर इमेजिन करिएगा, तो आप मार्कर किस तरह से इमेजिन करोगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स मार्कर में बोर्ड मार्कर इमेजिन कर लें, हो सकता है कोई ब्लू वाला मार्कर इमेजिन कर ले, हो सकता है कोई कट्टे वाला मार्कर, जो कटा मार्कर होता है वो इमेजिन कर लें, हो सकता है कोई परमानेंट मार्कर इमेजिन कर लें, ठीक है। तो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये मेंटल इमेजेस होती हैं। मतलब अगर मैं आपको मार्कर बोला तो आपके माइंड में एक इमेज आ गई है मार्कर की, ठीक है। तो ये आइडियाज है और मेंटल इमेजेस है जो किसको डिस्क्राइब करते हैं, फिनोमिना को। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थ्योरी होते हैं। आपने इस पॉइंट को अच्छे से याद रख लेना, एमसीक्यू बन जाता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ थ्योरी आर नोन एज, तो उसमें आप क्या कहोगे, कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट आ जाइएगा टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स में। सबसे पहले आपके पास टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है एम्पिरिकल। एम्पिरिकल आपके पास या कंक्रीट कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, इवेंट है या प्रॉपर्टी है जिसको ना आप फील कर सकते हो, आप उसे टच कर सकते हो और वो देखा जा सकता है, ठीक है। तो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स, उन्हें क्या कहते हैं आप, इम्पेरिकल या कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। जिस तरह कलर ऑफ द स्किन है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्रेजेंस ऑफ लीजन है, कि मतलब कोई भी छाला बना हुआ है या वुंड का स्टेटस है, या आप चीजें सारी देख सकते हो, तो ये एम्पेरिकल या कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स हैं। इन्फेरेंशियल कॉन्सेप्ट्स पे आ जाए। इन्फेरेंशियल ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप इन्हें इनडायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो, मतलब कोई दूसरा बंदा वो चीज फेस कर रहा है या वो दूसरा बंदा प्रेजेंट कर रहा है और आप उसे फील नहीं कर सकते लेकिन आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो, इनडायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हो। जितना पेन है, किसी को पेन हो रही है, वो पेन आपको नहीं पता कैसी पेन है लेकिन आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। डिस्पनिया, कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का पेशेंट है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। किसी का टेम्परेचर फीवर हाई हुआ हुआ है या लो हो रहा है, तो आप वो भी इनडायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो।
एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट सब वही वाली चीजें होंगी जो आप क्लियरली नहीं देख सकते हो, क्लियरली उन्हें टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। तब इसमें देखो नॉन ऑब्जर्वेबल कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये सोशल सपोर्ट है, आप सोशल सपोर्ट को नहीं देख सकते लेकिन आप उसे फील कर सकते हो, पर्सनल रोल को, सेल्फ स्टीम को, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट वाला। तीन कॉन्सेप्ट है इसमें, एम्पेरिकल, इन्फरेंशियल और एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हमारे पास ना मेटा पैराडाइम्स होते हैं। मेटा पैराडाइम्स, पैराडाइम्स ना आपके पास स्ट्रक्चर होता है, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, तो मतलब मेटा पैराडाइम्स ना आपके पास चार पैराडाइम्स हैं। पर्सन, इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड नर्सिंग। आपने इनकी ये वाली डेफिनेशंस भी याद करनी है। आगे ना हमने 6 7 थेरिस्ट और नर्सिस देखनी है, जिसमें नाइटिंगेल आ जाती है, अब्डेला आ जाएगा, डोरोथिया औरम आ जाती है, जीन वॉटसन आ जाएगी। ये ना डिफरेंट नर्सिस हैं, आपने उनकी थेरीज पढ़नी है अपने सिलेबस में। उनके अकॉर्डिंग भी आपने इनकी डेफिनेशंस को देखना है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग पर्सन की डेफिनेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो जब आगे हम डिस्कस करेंगे वो तब देखा जाएगा। फिलहाल मेटा पैराडाइम्स में सबसे पहले देखो पर्सन क्या होता है। पर्सन आपके पास एक ऐसा इंडिविजुअल है, एक ऐसा बंदा है, रेसिपिएंट ऑफ केयर, जो केयर को रिसीव करेगा। उसमें केयर कौन कौन सी आ जाती है, फिजिकल भी आ जाएगी, स्पिरिचुअल भी आ जाएगी, साइकोलॉजिकल केयर एंड सोशियो कल्चरल कंपोनेंट्स, ये सारी केयर जो बंदा रिसीव करेगा, दिस इज नोन एज द पर्सन, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या आ जाता है, इन्वायरमेंट आपके पास ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंडीशन, सर्कमस्टांसेस एंड इन्फ्लुएंसेस जो एक पर्सन को इफेक्ट कर रहे हैं, उसे इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। मतलब उसके आसपास का माहौल कैसे, आबो हवा कैसी है, सर्कमस्टांसेस क्या क्या है, वो पर्सन को किस तरह इफेक्ट कर रही है, इसे इन्वायरमेंट कहते हैं। हेल्थ आ जाती है, हेल्थ में आपकी डिग्री ऑफ वेलनेस और इलनेस आ जाती है, एक्सपीरियंस बाय द पर्सन और म्यूचुअली डिसाइडेड बाय पर्सन एंड नर्स। ये मतलब इंसान कितना सही है कितना खराब है, ये इसमें आ जाती है हेल्थ में, ठीक है। वो क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस कर रहा है, और इट इज म्यूचुअली डिसाइड बाय पर्सन एंड द नर्स, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सी चीज है जो म्यूचुअली डिसाइड की जाती है पर्सन एंड नर्स के अकॉर्डिंग, हेल्थ, नर्सिंग, पर्सन या इन्वायरमेंट। तो वो आपको पता होगा आपने किस पे टिक लगाना है, हेल्थ पे टिक लगाना है, ठीक है। मतलब पर्सन और नर्स को डिसाइड करते हैं कि उसका क्या स्टेटस है, उसकी हेल्थ का क्या स्टेटस है। नर्सिंग पे आ जाए, नर्सिंग कैसे एक्शंस होते हैं, नर्सिंग आर द एक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन गिविंग केयर। ऐसे ये एक्शंस हैं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं एक पर्सन के जो केयर दे रहा है, ठीक है। मतलब आप किस तरह से उसे केयर प्रोवाइड कर रहे हो, ये नर्सिंग में आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना हमने पढ़ना है स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी। अच्छा, दो क्वेश्चंस हैं, एक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हम कल पढ़ेंगे, 6 स्टेजेस हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट। ये जो है ना, ये स्टेप्स हैं डेवलपमेंट के, टोटल 8 स्टेप्स हैं। अच्छा, बिना 8 स्टेप्स पे सबसे पहले देखो, एक नर्सिंग थ्योरी को आपने डेवलप करना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसकी चीज आती है कि आपने नर्सिंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि भाई मसला कहाँ पे है। नर्सिंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, रिकॉग्नाइज करो, उससे रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो रिसर्च हुई है आपने वो सारी पढ़नी है। दिस इज द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। फिर आपने मेन कॉन्सेप्ट्स जो थे ना, अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट्स कौन से थे, वही वाले इम्पेरिकल, इन्फरेंशियल और ये वाले सारे, ठीक है। तो आपने ये पढ़ने हैं कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडेंटिफाई करने हैं आपने कॉन्सेप्ट्स को, उन्हें डिफाइन करना है, फिर आपने रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना है, फिर आपने थ्योरी को फॉर्मुलेट करना है। थ्योरी को फॉर्मुलेट करने के बाद आपने टेस्ट करना है, थ्योरी को टेस्ट के बाद उसमें आपको पता चेंजिंग्स आती रहेंगी, तो आपने फिर उसे रिफाइन करना है, मॉडिफाई करना है, इम्प्रूव करना है। रिफाइन करने के बाद आपने उस थ्योरी को अप्लाई करना है, ठीक है, और अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस में अप्लाई करना है। तो ये सारी क्या आएंगे, स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट है, आपने एज इट इज सारे याद रख लेने हैं, 8 के 8। इसके अलावा हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ नर्सिंग थ्योरी कि इसका क्या क्या पर्पस है। सबसे पहले नर्सिंग प्रैक्टिस को गाइड करती है, मतलब आपको पता चल जाता है कि आपने प्रैक्टिस में क्या क्या चीजें जो है ना वो इंक्लूड करनी है। पेशेंट केयर को इम्प्रूव करती है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट की केयर हमने किस थ्योरी के अकॉर्डिंग करनी है, क्या क्या इंटरवेंशन करनी है, किस तरह से आपने आउटकम्स लेकर आने हैं। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या, जब आप एक कोऑर्डिनेटेड केयर प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो उसमें क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हमने
दूसरी नर्सेज से कम्युनिकेट करना है, कॉमन लैंग्वेज स्टैब्लिश हो जाती है, हेल्थ के प्रोफेशनल से आपके अच्छे ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। प्रमोट नर्सिंग एजुकेशन, एजुकेशन को प्रमोट करती है। और नर्सिंग जो है ना, नर्सिंग थेरीज, ये आपको हेल्प करती हैं कि आप नर्सिंग रिसर्च में फर्दर प्रोग्रेस करो। ठीक है, नर्सिंग थेरी से आप फर्दर आगे रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च से आप आगे प्रैक्टिस में उस चीज को इन्वॉल्व करते हो। ये रिलेशनशिप्स होते हैं इसमें नर्सिंग थेरी में, ये आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है। थेरी का, रिसर्च का और प्रैक्टिस का, कि मतलब थेरी बनेगी, थेरी आप थेरी को वैलिडेट करोगे रिसर्च के थ्रू, जब रिसर्च वैलिडेट हो जाएगी आप उसे प्रैक्टिस में लेकर आओगे। प्रैक्टिस में कोई क्वेश्चन था, इंक्वायरी थी, उस इंक्वायरी के अकॉर्डिंग आप थेरी डेवलप करोगे। इस तरह करके एक सर्कल में सारी चीजें चलती हैं, और ये नर्सिंग प्रोफेशन को डिफाइन करती है, क्लैरिफाई करती है, अपना यूनिक रोल बताती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताती है कि नर्सिंग प्रोफेशन में क्या क्या स्कोप है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। आपकी कोई भी कंफ्यूजन है, कोई मसला है, कोई चीज समझ नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और कल हम ना ये पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप